के लिए बेहतर होगा। बहुत सारे मुसलमान मुल्क हैं 50 के करीब, अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएं तो एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं, बहुत बड़ी माशी ताकत बन सकते हैं। मुसलमानों के पास आबादी भी बहुत बड़ी है, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है, टेक्नोलॉजी में वो काम कर सकते हैं, उनके पास कुदरती वसाइल बहुत ज़्यादा हैं जिन ममालिक में ये लोग रहते हैं। फिर खुराक पैदा करते हैं बहुत सारे मुसलमान ममालिक और बड़े पैमाने पर करते हैं, तो ये बहुत हद तक खुद कफील हो सकते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या इससे हो जाएगा? एक बात आपको क्लियर करनी चाहिए कि ये जो मुआहदा है ये अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, क्योंकि तुर्की के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ। हमारे फील्ड मार्शल की या जो है उसको वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के माई फेवरेट फील्ड मार्शल, तो ये भी अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखे हुए हैं। शहबाज शरीफ तो ना 3 में है ना 13 में है। और सऊदी अरब जो है वहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं बाकायदा, उन्होंने अपनी ज़मीन के ऊपर अमेरिका को अड्डे दे रखे हैं और बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो असल मसला ये नहीं है कि अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ ये इत्तेहाद लड़ेगा। यानी अगर आपको किसी को ये लगता है कि भारत के साथ लड़ाई हो जाएगी और सऊदी अरब और तुर्की मिलकर भारत को मारेंगे पाकिस्तान के साथ, तो ये आपकी खाम ख्याली है। और अगर आपको ये लगता है कि यूनान के साथ तुर्की लड़ेगा और सऊदी अरब और पाकिस्तानी फ़ौजी वहाँ पे जाएंगे और जाकर लड़ेंगे, तो ये भी आपको मेरे ख्याल में गलत फहमी है। सऊदी अरब के पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा फ्यूल है और वो बहुत अमीर मुल्क है। वो अमेरिका को बहुत पैसा देता है अपने दिफा के नुक्ता नज़र से। अमरीकी हथियार जगह जगह सऊदी अरब में इंस्टॉल हुए हैं और उनके लोग अमेरिकन से ट्रेनिंग भी लेते रहे हैं। तो अमेरिकन वहाँ पे अपने अड्डे लेकर मौजूद हैं। वो सऊदी सरजमीन की हिफाजत के लिए अपने बेहतरीन हथियार इस्तेमाल करते हैं, जिनके बदले में वो बहुत पैसा भी लेते हैं। तो ये मामला मुझे ऐसा लगता है कि ईरान और यमन की तरफ जाएगा। सऊदी अरब को यमन से खतरा रहता है हौसियों की जानिब से, फिर ईरान के साथ भी उनके हालात बिगड़ते रहते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि इसराइल से लड़ पड़े ये इत्तेहाद? तो ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसमें अमेरिका पड़ जाएगा। अगर ये इत्तेहाद अमरीकी मफादात के खिलाफ होता तो अब तक डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का स्टेटमेंट आ चुका होता, और अगर ये खिलाफ हुआ तो याद रखिएगा आने वाले दिनों में ये स्टेटमेंट आ भी जाएगा। इसके अलावा मैं आपको याद दिलाऊं कि एक 40 से ज़ायद मुसलमान ममालिक की एक फ़ोर्स बनाई गई थी जिसमें पाकिस्तान भी था, और सऊदी अरब की क़यादत में वो बनाई गई थी। उस फोर्स का जो सरबराह रखा गया था, जिसकी कमांड में थी वो फोर्स, वो जनरल राहील शरीफ जो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ हैं, वो उसकी क़यादत कर रहे थे। वो फोर्स कहाँ गई, उसने क्या कारनामा किया, अभी तक कुछ पता नहीं चला। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इस मुआहदे को कैसे देखती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी मिलिट्री बेसिस पहले ही मैंने आपको बताया कि वो सऊदी अरब में, वो बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं इस खित्ते से, सऊदी अरब से और दीगर अरब ममालिक से। अब अगर इसी तरह के मुआहदे बाकी अरब ममालिक भी कर लेते हैं तो अमेरिका का जो बहुत बड़ा एक यहाँ पे माली फ़ायदा है उसको चोट लग सकती है। जैसे कि तुर्की के सदर जो रजब तैयब एर्दोगान है, उन्होंने बड़ी बैलेंस्ड स्टेटमेंट दी है इस मुआहदे के बाद। यानी उन्होंने कहा कि आज हमने सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की पुरखलूस दावत पर मक्का मुकरमा का दौरा किया था। अपने दौरे के दौरान मैंने अपने अजीज़ भाइयों सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। हमने तीनों ममालिक की हैसियत से मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, और साथ उन्होंने कहा कि इज्तमाई दिफाई सलाहियत पर मबनी ये मुआहदा हमारे सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को आगे बढ़ाने, दिफाई सनत में मुश्तरका मनसूबे तैयार कर दें और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुआविन साबित होगा। ये मुआहदा जो अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के आर्टिकल 51 में बयान करदा दिफा के हक़ की भी तौसीक करता है। वो ये कहते हैं कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा के ऑर्बिट के अंदर रहते हुए ये मुआहदा किया है। किसी मुल्क को निशाना नहीं बनाता, हम किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हैं, और हमारे खित्ते के अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम का इरादा रखने वाले तमाम बरादर ममालिक इसमें शमूलियत कर सकते हैं। ये उन सब के लिए खुला है। यही तुर्की ने बड़ा इसको ओपन कर दिया कि इसमें अगर यूएई आना चाहे, इसके अंदर कतर आना चाहे, बहरीन आना चाहे, और दीगर ममालिक अगर इसके अंदर कुवैत आना चाहे, उर्दन इसके अंदर शामिल होना चाहे, या ईरान भी इसके अंदर शामिल होना चाहे, सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं जैसे अज़रबैजान है, बाकी मुल्क हैं, वो भी इसके अंदर शामिल होना चाहें तो वो भी शामिल हो सकते हैं। ये जनाब तैयब एर्दोगान का स्टेटमेंट है। फिर उन्होंने कहा कि तुर्की जो है वो खित्ते के मुश्तरका मलकियत के विजन के ऐन मुताबिक बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम की बुनियाद पर तमाम तनाज़ात और बहरानों को बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए हल करने के अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर मजबूती से कायम है। मैं दुआ गो हूँ कि हमारी ये मुशावरत, हमारा ये दौरा और ये दस्तखत शुदा मुआहदा हमारे पूरे खित्ते के लिए खैर व बरकत का बायस बने। ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा है अब्बास अरागची, उन्होंने एक बड़ा मानी खेज किस्म का ट्वीट किया।
उन्होंने कहा कि ईरान की ताकतवर मुसल्लह अफवाज ने दुनिया की सबसे महंगी फौज के सामने अपनी तैयारियां, सलाहियत और कुव्वत का मुजाहरा किया है। जब मुसलमान एक साथ खड़े होते हैं तो हम बदख्वाह बैरूनी अनासर की जानिब से पेश आने वाले हर चैलेंज का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने कहा इसको खुशाइन करार दिया। उन्होंने कहा इकट्ठे खड़े होते हैं आप तो फिर आप बैरूनी ताकत का बड़े आराम से मुकाबला कर सकते हैं, जैसा कि ईरान ने करके दिखाया, दुनिया की सबसे महंगी फौज का मुकाबला किया। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ अपने आप पर भरोसा करें और हकीकी अखुवत और भाईचारे को अपनाएं। यानी ये बड़ा पॉजिटिव है मानी खेद है। ये अमेरिका को उन्होंने पैगाम भी दे दिया कि ठीक है, ये बड़ा अच्छा मुआहदा हो गया है। अपनी हिफाजत के लिए हमें खुद पर भरोसा करना पड़ेगा। फर्ज करें ईरान के पास जितनी बड़ी सलाहियत है, ईरान ने तो देखें दुनिया में नक्शा ही बदल दिया लड़ाई का। इससे पहले हम समझते थे जिसकी फौज जितनी बड़ी है, जितने ज़्यादा उसके पास हथियार हैं या जितने ज़्यादा उसके पास इंसान है, वो उस हिसाब से हम देखते थे कि फौज ताकतवर है। लेकिन अब ये पता चला कि क्वालिटी क्या होती है किसी फौज की। यानी अब समझ आ रही है कि फौज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास मिसाइल कितने हैं, किस नौइयत के हैं, और क्या आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनकी बहुत तेज़ रफ्तार हो, सुपरसोनिक मिसाइल्स क्या आपके पास हैं, और फिर आपके पास क्या ऐसे ड्रोन्स हैं जो बहुत कम लागत में तैयार होते हैं और बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई करते हो एक्यूरेसी के साथ। जंग का ना सारा सिस्टम तब्दील हो गया है। और यह भी पता चल गया कि दुनिया के महंगे तरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी चंद दिनों के बाद फारग हो जाते हैं। जब आप लगातार सस्ते ड्रोन मारते हैं, जब आप लगातार सस्ते मिसाइल मारते हैं, तो दुनिया के महंगे तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स, जिनमें अमेरिका के और इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम शामिल थे, वो कुछ अरसे के बाद नाकाम हो जाते हैं, नाकारा हो जाते हैं। लंबी लड़ाई के अंदर ये चीज़ें काम नहीं आती। लंबी लड़ाई में काम आता है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपके बॉर्डर किसी मुल्क के साथ लगते हो तो आपकी उनके साथ लड़ाई हो। अमेरिका वहाँ से लड़ने आया। और एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि अगर ये इत्तेहाद कहीं ईरान से लड़ने जा रहा है तो बहुत नुकसान हो जाएगा खित्ते में। उसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि अमेरिका तो बहुत दूर से लड़ने आया था। कोई भी ईरानी मिसाइल अमेरिका में जाकर नहीं लगा। उनकी अपनी आबादी, उनका अपना मुल्क, उनकी जो जोग्राफियाई सरहदें हैं, उनके अंदर वो महफूज हैं। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर ईरान के साथ लगते हैं और ईरान पहले ही सऊदी अरब में अमरीकी अड्डों पर हमले कर चुका है। लिहाजा ये इत्तेहाद ईरान के खिलाफ, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऐसी जंग होगी या लड़ाई हुई, लेकिन हुई तो बड़ी तबाहकुन होगी। ये बात हम सबको अपने जहन में रखनी चाहिए। तो अब्बास इराक्ची का और मैंने तैयब उर्दगान का दोनों के स्टेटमेंट्स आपके सामने रख दिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब आते हैं। पाकिस्तान के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स पे हम बात करते हैं। पीटीआई को अपने लोगों को अब मुतमईन करना चाहिए। देखें, जो सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठ रही है कि 2 महीने का टाइम क्यों दिया, तो 4 दिन तो गुजर गए, बाकी भी गुजर जाएंगे। दिन जितने भी हो ना वो गुजर जाते हैं। आप इसको कितना भी लंबा करें, इमरान खान साहब ने 3 साल की जेल काट ली है। ये 2 महीने भी एक दिन गुजर जाएंगे। लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि 2 महीने के बाद 27 सितंबर को एक्चुअली सुहेल अफरीदी करने क्या जा रहे हैं। क्या वो एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, या वो खैबर पख्तूनख्वा को बंद करेंगे, या वो बड़े पैमाने पर स्ट्रीट मूवमेंट के नतीजे में मुल्क को लॉकडाउन करेंगे, या वो इस्लामाबाद की तरफ एक इस किस्म का जुलूस लेकर जाएंगे जैसा पहले नहीं गया। देखें, अगर तो ये गाड़ियों में जाएंगे तो वो गाड़ियां तोड़ देंगे, वो पहले की तरह होगा। जो आइडियल सिचुएशन है वो तो ये है कि 5-10 लाख लोग इकट्ठे हों और पैदल चल पड़ें। यानी स्वाबी तक जाएं, स्वाबी पे जाके रुकें, वहाँ जाके हुकूमत को वार्निंग दें। स्वाबी पे ये बहुत बड़ी एक टेंट सिटी बनाएं, वहाँ पे जो है वो वॉशरूम्स वगैरह लगाएं और लोगों को फैसिलिटेट करें, और फिर गवर्नमेंट को वार्निंग दें, टाइम दें, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कि हमारे मुतालबात माने जाएं। अगर वो ना माने तो फिर पैदल आगे बढ़ें। जब स्वाबी से आगे आप पैदल बढ़ते हैं ना, तो फिर आपको कई दिन लग जाते हैं इस्लामाबाद जाने में। और याद रखिएगा, अगर आप पैदल आगे बढ़ते हैं और आपके पास सिर्फ ट्रैक्टर ट्रालियां हैं जिनके ऊपर आपका खाना आ रहा है पक पक के, फिर तो आपको मसला ही कोई नहीं है। लोगों को खाना खिलाएं, आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएं। बड़ी खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। वो ये है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच में एक दिफाई मुआहदा हुआ है। तुर्की की जानिब से तैयब उर्दगान आए, पाकिस्तान की जानिब से शहबाज शरीफ गए, और सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद है और तमाम इख्तियारात उनके पास हैं, वो वहाँ से मौजूद थे। तस्वीर भी जारी की गई हैं, बाकायदा मुआहदे में दस्तखत होने की वीडियो भी जारी की गई है। ये एक बड़ा तारीखी मौका है। और जो स्लोगन है इसका वो ये है कि एक पर हमला सब पर हमला। ये पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बताई जा रही। अब इसके खतोकाल क्या है, इसके बारे में भी आइडिया नहीं है। इस मुआहदे के अंदर क्या लिखा है, मे बी कभी सऊदी अरब की जानिब से या तुर्की की जानिब से तफसीलात सामने आए। पाकिस्तान में तो दिफाई मुआहदे के नुक्ता नज़र से अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया हमें कि ये मुआहदा किस नौइयत का है
इसकी बुनियाद क्या है? क्या अगर पाकिस्तान के ऊपर इंडिया हमला करेगा या कोई और कंट्री हमला करेगी तो सऊदी अरब और तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ेंगे, या अगर सऊदी अरब की किसी मुसलमान मुल्क से लड़ाई होती है तो तुर्की और पाकिस्तान क्या करेंगे, और अगर किसी गैर मुस्लिम मुल्क से लड़ाई होती है तो क्या करेंगे? यानी इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं। यानी ईरान के साथ अगर सऊदी अरब की लड़ाई होती है तो क्या पाकिस्तान और तुर्की जो है वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे या ईरान को मना करेंगे या उसको बाज रखने की सफारती कोशिशें करेंगे? अगर यमन के साथ जो लड़ाई इस वक्त चल रही है हौसियों के साथ सऊदी अरब की, उसमें पाकिस्तान का और तुर्की का क्या किरदार होगा? क्या अमली तौर पे पाकिस्तानी फौजी या तुर्की फौज जो है वो उस हमले के अंदर जवाबी कार्रवाई करेंगे और जाके यमन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या फिर ये इसराइल के खिलाफ है या कोई ऐसी फोर्सेस के खिलाफ है जो सऊदी अरब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें? देखें, ये तो ईरान ने साबित किया है कि वो खित्ते का एक बहुत ताकतवर मुल्क है और उसने जो दुनिया में सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका, उसका उसने मुकाबला किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मुल्क को उसके साथ बराह रास्त जंग में जाना चाहिए, खास तौर पे उन ममालिक को जिनकी सरहदें ईरान के साथ लगती हैं, जैसे कि तुर्की है, जैसा कि पाकिस्तान है। तो इस बात को तो अवॉइड करेंगे। अब ये एक दिफाई नुक्ता नज़र से और सफारती नुक्ता नज़र से एक बड़ी कामयाबी है, इस रीजन की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन इसके ऊपर तफसीली बात हम तब कर पाएंगे जिस वक्त ये सारी चीज़ें जो है मंजरे आम पे आएंगी, हमें पता चलेगा कि इस मुआहदे के अंदर एक्चुअली लिखा हुआ क्या है। अब नाजरीन, खाना काबा के अंदर दाखिल होने की वीडियो भी जारी की गई शहबाज शरीफ की और आसिम मुनीर की। तो ये क्योंकि पॉलिटिकल लोग ज़्यादातर फ़ायदा उठाते हैं और जब भी कभी इन्हें मौका मिलता है खाना काबा के करीब जाने का, मस्जिद नबवी के करीब जाने का, रोज़ा रसूल के करीब जाने का, ये नवाज शरीफ जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें जगह एक कॉर्नर में मिल जाती है, वो छोटा सा कॉरिडोर है, वहाँ पे बैठ जाते हैं जाके, तो वहाँ से तस्वीर जारी करवाते हैं। आम लोगों को वहाँ जाने में दिक्कत रहती है, लेकिन सऊदी अरब की गवर्नमेंट जो है वो इन मुकद्दस मकामात को उन शख्सियात के लिए जिनके साथ सफारती ताल्लुकात उन्होंने इस्तेमाल करने होते हैं, वो उनके लिए खोलती है। ये एक खालिसतन सियासी मामला है, लेकिन आपको पता है मजहब को भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, सब लोग करते हैं, खासतौर पे जो मजहबी सियासी जमातें हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर ये इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। पाकिस्तान जैसे ममालिक में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि लोगों को तस्वीरें दिखाई जाएं कि सर पे टोपी पहनी हुई है, ऐसे दुआ कर रहे हैं हाथ उठा के, या खाना काबा के अंदर दाखिल हो रहे हैं, खाना काबा के अंदर से निकल रहे हैं। ये तो परवेज़ मुशर्रफ को भी मौका मिला था। परवेज़ मुशर्रफ का करैक्टर जो था वो सारी दुनिया जानती है, वो किस किस्म की पार्टीज करते थे, किस किस्म का उनका माहौल था, किन हालात में वो इस दुनिया से गए, कैसे उन्होंने पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया। फिर ज़ियाउल हक जो है जिसने कितना जुल्म किया पाकिस्तानियों के ऊपर, ज़ियाउल हक को भी, बल्कि वो तो उसकी इमामत की कहानियाँ आई थी कि वो जाके खाना काबा में इमामत भी की और कैसे इमामत की उसके ऊपर किताबें लिख छोड़ी लोगों ने। तो अभी आसिम मुनीर साहब की बारी है। सऊदी अरब के साथ आप दिफाई मुआहदा करेंगे तो इतनी सहूलत तो आपको मिलेगी, और ये और बहुत सारे लोगों को भी मिली है, माजी में भी मिलती रही है, आज भी मिली है, लेकिन इसकी वीडियो जारी की गई ताकि आवाम के अंदर एक तासुर जाए। और दो चीज़ें हैं, एक तो उससे तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि मौजूदा हुकूमत और जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उनके बीच में किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। तो ये तो बात पहले से ही सबको पता है कि लड़ाई कोई नहीं है। देखें, अंसार अब्बासी साहब ने इसमें एक पोस्ट की है सोशल मीडिया पे, उसके कमेंट्स उन्होंने बंद किए हैं, लेकिन उन्होंने कहा वो पूछना था कि अभी आपको यकीन है कि 6 माह की डेडलाइन दी गई है शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर की जानिब से या एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से? तो उन्होंने ये सवाल पूछा। मजे की बात यह है कि सवाल उन्होंने पूछा और कमेंट सेक्शन बंद कर दिया। भाई, अगर आपने पाकिस्तानियों से सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन भी खोल के रखें, तो जवाब आपको यहाँ दे देते हैं। एक तो ये जो खबर दी है कि 6 माह की डेडलाइन है, ये कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है, या ऐसा भी नहीं है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट किसी सहाफ़ी ने खबर दी है। ये उन जर्नलिस्टों ने खबर दी है जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त अच्छे ताल्लुकात में, वादी में हमारे भी हुआ करते थे, हमें वहाँ से खबरें शबरें मिल जाती थी, हम वहाँ से पता कर लेते थे कि क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है। अभी जो लोग हमें खबर देते हैं उधर खुफिया रखते हैं अपने आप को, हम बता भी नहीं पाते किसी का नाम, ये भी नहीं कह पाते कि बहुत बड़ी शख्सियत से बात हुई या मुलाकात हुई। खबरें तो अभी भी निकलती हैं, खबरें तो आती रहती हैं। तो इस वक्त जिनके अच्छे एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात इंजॉय कर रहे हैं, ये खबरें वहाँ से आई हैं और उन्होंने ये क्लेम किया कि 6 माह का टाइम दिया गया है। तो अंसार अब्बासी साहब को उनसे जाकर पूछना चाहिए, ना कि वो आम आवाम से पूछें और फिर कमेंट बंद कर दें। एक्चुअली उनका इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से होता है। मेरा नहीं ख्याल तहरीक इंसाफ ने कभी भी इस बात की उम्मीद की है कि आसिम मुनीर नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की या जरदारी की हुकूमत गिरा देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखें, ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये हम सब जानते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हाफिज आसिम मुनीर साहब ने ये जाली हुकूमत कायम करके दी है और कठपुतली हुकूमत बनाई है, और वो कठपुतलियों को अपने मुताबिक नचाते हैं, इसको कंट्रोल भी करते हैं पुतली तमाशे को। लेकिन जब उन्हें लगता है कि कोई कठपुतली सही तरह काम नहीं कर रहे तो वो उसकी डोरी खींच भी देते हैं। बाज़ औक़ात थोड़ा सा डोरी को खींचते हैं, डोरी को सेट करते हैं, थोड़ा सा कठपुतली को उठा के उसकी तरह मुरम्मत करके ठीक करके दोबारा खड़ा कर देते हैं।
स्टेज के ऊपर, तो वो ये जानते हैं कि ओवरऑल उनकी अपनी बचत भी इसमें है कि तमाशा चलता रहे, क्योंकि जब तक ये कठपुतलियां काम करती रहेंगी तो एक जाली तमाशा चलता रहेगा। अगर असली सरकार आ गई तो फिर सबको जवाब देना पड़ेगा। तो ये बात बड़ी सादी और सीधी है कि ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है, इन्होंने एक दूसरे को गिरने नहीं देना। अवाम ने अगर गिराना है तो अवाम ने मिलकर इन सारों को एक साथ गिराना है।